हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पेबैक पीरियड। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन क्या फॉर्मूला है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप कैपिटल बजटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये एक कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स है जिसको कि हम यूज करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। तो पेबैक पीरियड के ये सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है पेबैक पीरियड क्या होता है। ये उस टाइम को बताता है जितना आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब जो भी पैसा आपने लगाया था 5 लाख 10 लाख कुछ भी हो सकता है, वो कितने टाइम में रिकवर होगा। आपने 10 लाख लगाया था किसी मशीन को खरीदने के लिए, वो आपको 5 साल बाद रिटर्न हो जाएगा, तो वो उसके पेबैक पीरियड को बताता है। ये एक नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होती है कैपिटल बजटिंग की, जिसमें कि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं कि आज उसकी वैल्यू कितनी, फ्यूचर में कितनी होगी, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं होता है। सिर्फ आप यहाँ पे फोकस रहता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको कितने टाइम में रिटर्न हो जाएगा। तो ये बहुत पॉपुलर और बहुत रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशनल मेथड है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की, और ये डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ ईयर में जो भी आपने ओरिजिनली कैश इन्वेस्टेड किया है वो आपको रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल अर्निंग होती है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी। वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आपका पेबैक पीरियड आप अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एंड ब्रिगम, द पेबैक पीरियड इज नंबर ऑफ ईयर्स it takes the firm to recover its original investment by net returns before depreciation but after tax। जो पेबैक पीरियड होता है ये नंबर ऑफ ईयर्स को बताता है कि जो भी फर्म ने ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसा लगाया है, वो कितने टाइम में रिटर्न होगा। और ये नेट रिटर्न होता है डेप्रिसिएशन के पहले और टैक्स के बाद में। जो डेप्रिसिएशन होता है, ये जो आपका एक्सपेंसेस है, ये कैश में आप पे नहीं करते हैं, तो इसको आप कंसीडर नहीं करते हैं, और टैक्स को आप कंसीडर करते हैं। तो जब भी आपको कैलकुलेशन आएगी, पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर टैक्स माइनस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। जो अमाउंट बनता है वो आपका नेट रिटर्न बनता है, कितना पैसा आपको मिल रहा है। अब जो पेबैक पीरियड है, जब भी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आपके पास 2-3 प्रपोजल हो सकते हैं, प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिनमें कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो वो डिपेंड करता है जो आपका पेबैक पीरियड है। अगर वो ज्यादा है टारगेट पीरियड से, मतलब आपने सोचा है कि आपने 10 लाख लगाया 5 साल में आ जाएंगे, हो सकता है आपका जो पेबैक पीरियड है वो 6 साल का आ गया, तो आप उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। मतलब उस प्रोजेक्ट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, काम नहीं करना है। सेकेंड कंडीशन आती है जहाँ पे कि पेबैक पीरियड कम है और जो टारगेट पीरियड है वो ज्यादा है। जब आपने सोचा है कि आपने जो 10 लाख लगाए हैं, आपका टारगेट पीरियड है कि वो 5 साल में मिलेंगे आपको, पर पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग वो आपको 4 साल में ही 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे और उस प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि जो भी आपको पैसे मिले हैं वो किस प्रोजेक्ट में आपको लगाने चाहिए। नेक्स्ट आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। जो कैश का इनफ्लो होता है वो 2 टाइप से हो सकता है। कैश इनफ्लो हर बार सेम हो, मतलब आपने 10 लाख लगाया, आपको हर साल 2 लाख रुपए आ रहा हो, तो वो सेम इवन कैश इनफ्लो को बताता है। तो इसका फॉर्मूला होता है पेबैक पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने किया 10 लाख का, नेट कैश इनफ्लो, हर साल जो आपको पैसा मिल रहा है 2 लाख मिल रहा है, तो वो नेट कैश इनफ्लो को बताता है। जो नेट कैश इनफ्लो का अमाउंट होता है ये बिफोर डेप्रिसिएशन की अर्निंग्स होती है और आफ्टर टैक्स, मतलब जो आपका प्रॉफिट निकला है उसमें से आप टैक्स माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड कर देंगे, तो जो आपका अमाउंट बनेगा, मतलब डेप्रिसिएशन को आप कंसीडर नहीं करते, उसको आप जोड़ेंगे तो वो आपके नेट कैश इनफ्लो को बताता है। सेकंड कंडीशन आती है जब आपका अनइवन कैश फ्लो, मतलब आपने 10 लाख लगाए, हो सकता है पहले साल आपको 1 लाख मिले, सेकेंड ईयर आपको 3 लाख मिले, फिर 2 लाख मिले, 5 लाख मिले, मतलब सेम अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो ये अनइवन कैश फ्लो को बताता है। इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला होता है पेबैक पीरियड इज इक्वल टू E प्लस B डिवाइडेड बाय C। तो इसमें E होता है नंबर ऑफ ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी, जब आपकी फाइनल रिकवरी होने वाली हो उसके पहले वाला साल, तो वो नंबर ऑफ ईयर्स की उतने साल तो आपके हैं ही। फिर जो बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड, उस टाइम तक आपका कितना बैलेंस अमाउंट रिकवर होना बाकी था, वो बैलेंस अमाउंट। फिर आता है C
कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी, जो फाइनल रिकवरी हो रही है उस साल आपको कितना कैश मिल रहा है। ई से तो आपको पर्टिकुलर ईयर्स मिल गए कि इतने ईयर्स, 2 साल 4 साल, ये आपका कुछ आ जाता है कि इतना ईयर्स तो लगेगा। पर मंथ निकालने के लिए जो बैलेंस अमाउंट है और जो कैश इनफ्लो हो रहा है उनको डिवाइड करेंगे तो आपको मंथ निकलेगा कि कितने मंथ और लगेंगे जब अनइवन कैश फ्लो होता है। तो इसके आप कुछ एग्जाम्पल अब आप देखते हैं न्यूमेरिकली हम इवन और अनइवन कैश इनफ्लो के कैलकुलेशंस को। अब हम पेबैक पीरियड मेथड के एग्जाम्पल देखते हैं 2 कंडीशन में जब कैश फ्लो कांस्टेंट होता है हर साल, और सेकंड हम देखेंगे जब कैश फ्लो अनइवन होता है उस कंडीशन में। तो पहला क्वेश्चन आता है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज ₹1,50,000 एंड द एक्सेप्टेड कैश इनफ्लो इज 30,000 पर एनम, लाइफ ऑफ द मशीन इज 7 years, कैलकुलेट द पेबैक पीरियड। यहाँ पे हमको बता रखा है कि एक नई मशीन परचेस करेंगे, उसकी कॉस्ट होगी 1.5 लाख, और जो कैश फ्लो हर साल इनफ्लो हो रहा है आपको उससे वो हो रहा है 30,000। तो आपको पता है जो पेबैक पीरियड होता है इसका फॉर्मूला होता है कैश आउटफ्लो, या बोलते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है पेबैक पीरियड का फॉर्मूला होता है कैश आउटफ्लो, या बोला जाए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। जो हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है 1,50,000 का, और हर साल जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो हो रहा है 30,000। तो ये आता है आंसर 5 ईयर्स वो टाइम है जब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। 7 ईयर मशीन की लाइफ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको पेबैक पीरियड निकालना कि कितने टाइम में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कुछ वेरिएशन के साथ। अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹20 lakh एंड yield annually a profit of ₹3 lakh after depreciation 12.5% but before tax 50%. The first step will be to calculate the cash inflow from this project. एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि 20 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और वो आपको 3 लाख का प्रॉफिट दे रहा है। ये आपका आफ्टर डेप्रिसिएशन है 12.5%, पर बिफोर टैक्स है और टैक्स की रेट है 50%। तो हमको कैलकुलेट करना है कैश इनफ्लो, और हम पेबैक पीरियड को भी कैलकुलेट करेंगे। तो जो कैश इनफ्लो है वो 4 लाख है, पर वो आता कैसे है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, जो कि है 3 लाख का। अब जो हमको माइनस करना है वो है हमारा टैक्स, जो कि है 50% का। तो 3 लाख का 50% हो गया 1,50,000, तो ये आपका बचता है 1,50,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये वाला अमाउंट, क्योंकि हमने टैक्स माइनस कर दिया है। अब हमको बोला है कि जो हमारा नेट कैश इनफ्लो होता है उसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, पर जब ये टैक्स वाला आता है जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, क्योंकि टैक्स हम डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद पे करते हैं। पर अब हम क्या करेंगे, अब हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर दें, जो कि है 12.5%। 20 लाख का 12.5% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका अमाउंट आएगा 2,50,000। जो डेप्रिसिएशन होता है वो जो हमने कॉस्ट इन्वेस्ट की है, मतलब हमने 20 लाख की मशीन की तो उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 12.5%, तो हमने 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया था। तो ये जो आपका अमाउंट होता है ये कैश इनफ्लो हम कैलकुलेट करते हैं, नेट कैश इनफ्लो बोल सकते हैं, जो कि आपका बिफोर डेप्रिसिएशन है पर आफ्टर टैक्स है। अब इस कंडीशन में हम पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आता है पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड करेंगे हम कैश इनफ्लो से। तो आपको पता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने किया है 20 लाख, और जो आपको अमाउंट कैश इनफ्लो हो रहा है तो जो आपका आंसर आता है 5, ये आएगा ईयर्स, ये आपका पेबैक पीरियड हो जाता है। ये उस कंडीशन में जब आपका कैश इनफ्लो जो है वो कांस्टेंट है हर साल। तो ये आपने 2 एग्जांपल देखे। अब हम सेकंड कंडीशन देख रहे हैं, व्हेन कैश इनफ्लो आर नॉट कांस्टेंट एवरी ईयर। ये वो कंडीशन है जहाँ पे जो कैश का इनफ्लो है वो हर साल कांस्टेंट नहीं है। शोभा लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेस अ मशीन, 2 मशीन A एंड B।
शोभा लिमिटेड 2 मशीन को परचेस करना चाह रहा है, ए और बी, आर अवेलेबल एट द कॉस्ट ऑफ 1,20,000 ईच। दोनों ही मशीन 1,20,000 में उनको मिल रही है। अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन आर लाइकली टू बी अज अंडर। जो ये प्रॉफिट है वो बिफोर डेप्रिसिएशन है, आफ्टर टैक्स है, मतलब प्रॉफिट तो जो कैश का इनफ्लो है वो सही दे रखा है। मशीन ए का ये है और मशीन बी का यही है। तो हमको कैलकुलेट करना है दोनों ही कंडीशन में पेबैक पीरियड कितना होगा। तो मशीन ए और मशीन बी जब कैश जो इनफ्लो हो रहा है वो अनइवन होता है तो हम उसको सेम तरीके से लिख लेंगे 50, 40,000, 30,000, 20, ऐसे ही हमने मशीन बी का भी बना लिया। अब यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसमें हर बार ये अमाउंट जोड़ते जाएंगे। तो ये आ गया 50,000, 90,000, 90 में 30 प्लस करेंगे तो 1,20,000, 20 प्लस करेंगे 1,40,000, 1,60,000। ये हमने मशीन ए के लिए किया, वैसे ही हम मशीन बी के लिए भी कर लेंगे। 20,000, फिर 20 में 30 प्लस किया तो 50,000, 50 प्लस 1,40,000 और 1,80,000। अब हमको देखना है कि जो हमारी मशीन की कॉस्ट थी वो थी 1,20,000 दोनों ही कंडीशन में। तो अगर हम मशीन ए का देखते हैं तो जो 1,20,000 है वो हमको 3 इयर्स में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। तो जो इसका पेबैक पीरियड होगा वो होगा 3 इयर्स, जब आपको 1,20,000 अमाउंट मिल रहा है। पर जब हम मशीन बी की कंडीशन देखते हैं तो ये भी 1,20,000 की है, पर इसमें हमको 1,00,000 मिलता है और उसके बाद 1,40,000 मिलता है, मतलब कि या तो पहले कम मिल रहा है और बाद में ज़्यादा मिल रहा है। तो जब कैश इनफ्लो अनइवन होता है तो उसका फॉर्मूला होता है E प्लस बी डिवाइडेड बाय सी। जो E होता है वो नंबर ऑफ ईयर्स को बताता है जब आपका कंप्लीट होने वाला है उसके पहले का, प्लस जो B होता है जितना आपका अमाउंट बैलेंस बचा, मतलब हमको 1,20,000 चाहिए था, 1,00,000 क्या है तो जो 20,000 होगा वो आपका B होगा, जो कि अभी रिकवर होना बाकी है। और जो C होता है ये बताता है कि फाइनली जिस टाइम पे हम रिकवर कर रहे हैं उस ईयर कितना कैश इनफ्लो हो रहा है। तो जो E हो गया आपका इस साल के पहले वाला जो साल है वो 3 है आपका, मतलब 1,40,000 मिल रहा है, हमको 1,20,000 चाहिए था, तो उसके पहले साल का जो ईयर है वो हो गया हमारा 3, प्लस B बैलेंस को बताता है, हमको 1,20,000 चाहिए था, 1,00,000 मिल रहा है तो ये 20,000। साथ में जब हमारा रिकवर हो रहा है मतलब 4th ईयर में, तब हमको अमाउंट मिल रहा है 40,000 का। तो ये आएगा 3 प्लस 0.5। पर आप ये देखेंगे 0.5 जो हमारा आंसर है वो 10 नंबर्स में से आता है, पर हमको जब हम मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमको आंसर चाहिए ईयर्स में, ये 3 इयर्स था, तो हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 6। तो ये होता है 3 इयर्स 6 मंथ में आपका जो पेबैक पीरियड है कि आपने जो मशीन बी में लगाया था अमाउंट 1,20,000 का, वो आपको 3 इयर्स 6 मंथ में मिल रहा है। सिंपली इसको एक बार और समझ लेते हैं। हमको चाहिए था 1,20,000 मशीन ए की कंडीशन में, तो आपको समझ में आ गया जिस ईयर आपका 1,20,000 हो गया उतना टाइम वो होता है आपका पेबैक पीरियड। पर बी की कंडीशन में आपने वेरिएशन देखा कि हमको 3rd ईयर 1,00,000 मिल रहा है और 4th ईयर 1,40,000 मिल रहा है, मतलब 1,00,000 में हमको यहाँ पे 20,000 रुपये कम मिल रहे हैं, तो ये 20,000 1,00,000 के टाइम पे जब हमको रिकवर हो गया था उस टाइम पे 3 इयर्स का टाइम हो रहा था, तो 3 इयर्स। नेक्स्ट ईयर जब हमारा रिकवर हो रहा है उस टाइम पे कैश इनफ्लो जो है वो है 40,000 का, तो 40,000, तो 20 को हम 40 से डिवाइड करेंगे और ये हमेशा 10 या 100 के, तो ये जो है अभी तक हम नंबर्स में देख रहे थे, हमको मंथ के लिए चाहिए तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 तो आपका पहले से था, तो इसका पेबैक पीरियड होता है 3 इयर्स 6 मंथ। इस टाइम में जो आपका कैश है वो जितना आपने इन्वेस्ट किया था रिकवर हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं जब आपको कैश इनफ्लो कांस्टेंट नहीं हो रहा है हर साल।
अभी तक हमने देखा कि पेबैक पीरियड क्या होता है, इसके फॉर्मूले और इसके क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट आता है एडवांटेजेस। ये बहुत इजी होता है कैलकुलेट करने में और बहुत सिंपल होता है समझने में, क्योंकि पेबैक पीरियड बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड है। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की, जब कैश फ्लो इवन है तो आपने बहुत इजीली तरीके से कैलकुलेट कर लिया कि कितने टाइम में आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। सेकंड आता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जब तक आपका पेबैक पीरियड खत्म नहीं हो जाता है आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा आपको पूरा मिलेगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है, ये इंप्रूवमेंट लेके आता है काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड में, ये उसको और अच्छा बनाता है। और नेक्स्ट आता है, ये रिड्यूस करता है जो भी पॉसिबिलिटी होने वाली है ऑब्सोलेंसी में, जो भी आपके लॉस है, जो भी रिस्क होगी उनको ये कम करता है। कुछ चीजें ट्रेंड से चली जाएगी, उससे पहले आप उसको रिकवर कर लेते हैं, जो भी आपके लॉस के चांसेस है उसको ये कम करेगा। नेक्स्ट आता है कि क्या लिमिटेशंस होती हैं इसकी। फर्स्ट आता है, ये इग्नोर कर देता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, मतलब जो पैसा आपका आज है वो अगर आपको साल भर बाद 5 साल बाद मिल रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, पर इस मेथड के अकॉर्डिंग उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आता है, ये इग्नोर कर देता है जो भी कैश इनफ्लो पेबैक पीरियड के बाद होने वाला है, मतलब कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो कि आपको पेबैक पीरियड तक रिटर्न दे रहे हैं, फिर सेम रिटर्न दे रहे हो, कुछ हो सकते हैं हाई रिटर्न पे जा रहे हैं, तो ये उन चीजों को कंसीडर नहीं करता है। नेक्स्ट आता है, यह मेथड एडिक्यूट नहीं होती जब आप दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं जिनका कैश फ्लो अनइवन है, मतलब हो सकता है आपने एक प्रोजेक्ट लिया वो पहले 4 साल तो कुछ रिटर्न नहीं दे रहा था, उसके बाद अच्छा रिटर्न दे रहा है, वहीं आप दूसरा प्रोजेक्ट लेते हैं वो पहले 4 साल अच्छा रिटर्न दे रहा है, उसके बाद उसका रिटर्न कम हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि जब आप मेजर करेंगे तो आप स्टार्टिंग की ईयर्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा प्रोजेक्ट भी बेटर है, पर आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे कि इन फ्यूचर लाइफ टाइम तक आपको प्रोजेक्ट ए रिटर्न देगा, तो उस कंडीशन में ये मेथड सही नहीं रहती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या बोला जाए तो लिमिटेशन है। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि पेबैक पीरियड क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, फॉर्मूला, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।